नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो भारतीय इतिहास की हमारी पूरी समझ को शायद हिलाकर रख दे। और ये सब एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल के इर्द-गिर्द घूमता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर भारत के सबसे मशहूर राजाओं में से एक की कहानी, जिसे हम सब जानते हैं, वो आधी ही कहानी हो। मतलब क्या हो अगर वो कहानी असल में दो अलग-अलग राजाओं की कहानियों को मिलाकर बनाई गई हो। बस यही सवाल है जो इस पूरी चर्चा की जड़ में है। देखिए, हमारे पारंपरिक इतिहास में ना एक बहुत बड़ी पहेली है। भारत के कई पुराने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, ये सब हमारे अतीत की कहानियों से भरे पड़े हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आज के इतिहासकार अक्सर इन्हें भरोसे के लायक क्यों नहीं मानते। जैसे पृथ्वीराज रासो को ही ले लीजिए। इसे और ऐसे कई दूसरे ग्रंथों को अक्सर काल्पनिक कहकर खारिज कर दिया जाता है। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इनमें बताई गई घटनाएं और तारीखें जो इतिहास हम जानते हैं उससे मेल नहीं खाती। पर एक पल को सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिक्कत उन ग्रंथों में नहीं बल्कि हमारी समय सीमा में ही हो? और बस यहीं से ये नया सिद्धांत सामने आता है। इस सिद्धांत का कहना है कि इस पूरी पहेली का जवाब एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल में छिपा है। और ये भूल जुड़ी है समय की गिनती से। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 661 सालों की। सोचिए, 661 साल। एक ऐसी भूल जिसने शायद हमारे इतिहास की पूरी तस्वीर ही बिगाड़ कर रख दी हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये भूल हुई कैसे। खैर, इस सिद्धांत के मुताबिक हुआ ये कि इतिहासकारों ने प्राचीन भारत में समय गिनने के दो अलग-अलग सिस्टम्स को, दो अलग-अलग एरास को एक ही समझ लिया। और बस इसी एक गलती की वजह से इतिहास के दो बिल्कुल अलग-अलग दौर आपस में ऐसे घुल मिल गए जैसे वो एक ही हों। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। माना जाता है कि 583 ईसा पूर्व का जो शक युग था, उसे गलती से 78 ईस्वी के शाकांत युग से जोड़ दिया गया। ठीक इसी तरह 719 ईसा पूर्व के विक्रम युग को 57 ईसा पूर्व के विक्रम संवत के साथ मिला दिया गया। और इन दो गलतियों का नतीजा 600 साल से भी ज्यादा का एक विशाल गैप, एक अंतर पैदा हो गया। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस 661 साल की भूल को ठीक कर दें तो इसका एक सीधा मतलब निकलता है। मतलब ये कि इतिहास के कई मशहूर चेहरे जिन्हें हम आज तक एक ही इंसान समझते आए हैं, वो असल में दो अलग-अलग लोग थे और दोनों के बीच सदियों का फासला था। चलिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं। महान राजा पृथ्वीराज चौहान। क्या वो एक ही थे या इतिहास में दो अलग-अलग पृथ्वीराज हुए हैं? इस कंपैरिजन को देखिए जरा। एक तरफ है पृथ्वीराज तृतीय, ये 6ठी सदी में थे और इनका जिक्र मिलता है पृथ्वीराज विजय में। फिर दूसरी तरफ है पृथ्वीराज चतुर्थ, जो 11वीं सदी के राजा थे और पृथ्वीराज रासो के हीरो वही हैं। अब देखिए, इनके पिता अलग थे, इनके दुश्मन अलग थे, और तो और इनके बारे में बताने वाले जो मुख्य ग्रंथ हैं वो भी अलग-अलग हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। इस सिद्धांत के हिसाब से इन दोनों राजाओं के बीच असल में करीब 500 साल का फासला था। एक ऐसा फासला जिसे हमारे इतिहास की किताबों ने शायद अनजाने में ही सही पर पूरी तरह से मिटा दिया। अब सोचिए, अगर दो पृथ्वीराज थे तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनके दुश्मन भी दो होने चाहिए, है ना? तो सवाल उठता है, क्या मोहम्मद गोरी भी एक था या दो? और कमाल की बात यह है कि यहाँ भी हमें वही पैटर्न देखने को मिलता है। एक था मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, 6ठी सदी का शासक जो पृथ्वीराज तृतीय से लड़ा, और दूसरा था मोहम्मद बिन साम, जो 11वीं सदी में था और उसने पृथ्वीराज चतुर्थ का सामना किया। इतना ही नहीं, उनके सिक्कों पर जो लिखावट है वो भी अलग-अलग समय की है, जो इस बात को और पुख्ता करती है। अच्छा, अब आते हैं सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले की कहानी पर। यह सिद्धांत कहता है कि महमूद गजनवी की जो कहानी है वो भी इसी ऐतिहासिक घालमेल का शिकार हुई है। इस थ्योरी के मुताबिक असल में दो महमूद थे। पहला 4ठी सदी का, उसकी किताब है किताबे यामिनी, और उसमें सोमनाथ पर हमले का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। और फिर था दूसरा महमूद, 11वीं सदी का। इतिहासकार फरिश्ता के मुताबिक इसी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ को लूटा था। ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों ने इन दोनों की कहानियों को एक में मिला दिया।
तो चलिए अब वापस उन ग्रंथों पर आते हैं जिन्हें काल्पनिक या अविश्वसनीय कहा गया था। देखते हैं कि ये जो नई टाइमलाइन है ये उनकी कहानियों को कैसे सच के करीब ले आती है। देखिए, इतिहासकारों ने रासो को उस भरोसे के लायक क्यों नहीं माना, क्योंकि इसमें मुगलों का जिक्र है, तोपों का जिक्र है, फारसी के शब्द हैं, और ये सब चीजें 12वीं सदी के हिसाब से तो नामुमकिन सी लगती हैं, मतलब समय से बहुत पहले की बातें। और यहीं आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस सिद्धांत के मुताबिक अगर रासो 12वीं सदी का नहीं बल्कि 11वीं सदी के बाद के दौर का वर्णन कर रहा है, तब तो मुगलों और तोपों का जिक्र बिल्कुल फिट बैठता है। तब ये कोई कालभ्रम नहीं रहता, बल्कि ये तो इतिहास का एक पक्का सबूत बन जाता है। अब एक और जरूरी नंबर पे ध्यान देते हैं, 200। ये 200 साल का वो दौर है जो इस सिद्धांत के मुताबिक उस ऐतिहासिक भूल की वजह से हमारी नजरों से पूरी तरह गायब हो गया। ये जो नई टाइमलाइन है ये उत्तर भारत में एक ऐसे 200 साल के दौर को सामने लाती है जिसके बारे में हम आज बहुत कम जानते हैं। 1033 ईस्वी में सालार मसूद की हार के बाद से लेकर अगले 200 साल तक पृथ्वीराज चतुर्थ और हम्मीर द्वितीय जैसे कई बड़े और शक्तिशाली राजाओं ने यहाँ शासन किया था। लेकिन रुकिए, ये सिद्धांत सिर्फ पुरानी किताबों या कहानियों के आधार पर ही नहीं खड़ा है। इसे सपोर्ट करने के लिए और भी कई तरह के सबूत पेश किए जाते हैं। जैसे कि सिक्कों से मिले सबूत हैं, पत्थरों पर खुदे शिलालेख हैं, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि रासो साहित्य में ग्रहों और तारों की स्थिति का जो ब्यौरा दिया गया है वो आज की मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से भी एकदम सटीक मेल खाता है। तो आखिर में हम बस इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये सच में मुमकिन है कि सिर्फ एक क्रोनोलॉजिकल एरर, समय की गिनती में हुई सिर्फ एक गलती ने हमारे इतिहास का पूरा एक चैप्टर ही बदल कर रख दिया हो? ये सिद्धांत सही हो या गलत, पर ये हमें अपने अतीत को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर तो ज़रूर करता है।